चलिए तो आज की क्लास शुरू करते हैं। कल की क्लास में मैंने 10.4 और 10.5 होमवर्क दिया था और 10.5 तक होमवर्क दिया था। वेट और मास के बारे में हम लोगों को डिस्कस करना था, तो वहीं से शुरू करते हैं। मेरी बात सुनिए, जब हम लोग टेक्निकल टर्म्स को जनरल लाइफ में यूज करते हैं, जब हम लोग टेक्निकल टर्म्स को जनरल लाइफ में यूज कर देते हैं तो कहीं कहीं तो वो बिल्कुल फिट बैठ जाती है, बट कहीं कहीं पे बिल्कुल अलग बैठती है। जैसे अगर मैं आपसे पूछूं व्हाट इज योर वेट, अगर मैं आपसे पूछूं व्हाट इज योर वेट, तो आपका आंसर आता है कुछ केजीज में, 45 केजीज, कुछ केजीज में आंसर आता है आपका। आपका वेट केजीज में नहीं हो सकता क्योंकि वेट की यूनिट केजीज नहीं है। यहां पे आपने जो आंसर करा मेरे को, ये आपने अपना मास बताया, ये आपने अपना मास बताया। फिजिक्स के हिसाब से अगर मैं क्वेश्चन पूछता व्हाट इज योर मास, तो आपका जवाब होना चाहिए था केजीज में, तो आपका जवाब होना चाहिए था केजीज में। वेट और मास दो अलग अलग क्वांटिटीज है, वेट और मास दो अलग अलग क्वांटिटीज है। मेरी बात ध्यान से सुनिए, मेरी बात ध्यान से सुनिए। आप मास जानते हैं, वेट के बारे में आपको कुछ भी नहीं पता। आप मास के बारे में जानते हैं, किसी चीज का अगर 2 किलो शक्कर है, 5 किलो मैंगोज हैं, एक टेबल है 15 केजीज की, साइकिल है 17 केजीज की, ये सब मासेस हैं, वेट नहीं है। वेट बहुत अलग क्वांटिटी होती है, बट क्योंकि हमारे दिमाग में फिक्स रहता है कि हमारा वेट इतना इतना है, तो वो वेट की क्वांटिटी को समझने में देर लगती है। क्वांटिटी क्या होती है वेट, वो बहुत सिंपल है, अभी मैं बता दूंगा। पर जनरल लाइफ में क्योंकि वेट टर्म को हम लोग यूज करते हैं मास के सब्स्टिट्यूट में, तो वो प्रॉब्लम क्रिएट करती है। तो सबसे पहले तो दिमाग में ये बिठाइए कि जितना भी केजीज में, ग्राम्स में, पाउंड्स में इस केक का वेट कितना है, 3 पाउंड, तो गलत है। इस केक का मास कितना है, 3 पाउंड। पाउंड इज द यूनिट ऑफ मास, नॉट वेट। समझे? मास केजीज में होता है, वेट केजीज में नहीं होता, वेट अलग यूनिट है। तो ये बात सबसे पहले दिमाग में बैठा लीजिए कि मास जो क्वांटिटी है वो केजीज में होती है, वेट एक अलग क्वांटिटी है। तो हमारा क्वेश्चन आता है देन व्हाट इज वेट। देन व्हाट इज वेट। एक सिचुएशन को इमेजिन कीजिए, एक बच्चा 10-1 साल का थोड़ा सा मोटू सा बच्चा आपकी गोदी में आके बैठ जाता है, आपके लैप पे आके बैठ जाता है, तो आप उसको क्या बोलोगे? आप उसको बोलोगे यार ज्यादा वेट मत डाल, ज्यादा वेट मत डाल, मतलब ज्यादा वेट मत लगा मुझ पे, दर्द हो रहा है, मेरे लैप में दर्द हो रहा है, ऐसा कुछ बोलोगे, राइट? ऐसा क्यों बोलते हो? क्योंकि जब वो बच्चा आपके लैप पे बैठता है तो क्योंकि अर्थ उस बच्चे को खींच रही है कुछ फोर्स से, अर्थ उस बच्चे को खींच रही है कुछ फोर्स से, और आप उसको सपोर्ट कर रहे हो ताकि वो नीचे नहीं जाए, तो आप पे ये फोर्स एक्सपीरियंस होने लगता है, आप ये फोर्स को एक्सपीरियंस करने लगते हो। जब वो बच्चा आपके ऊपर बैठता है तो उसके वेट को आप एक्सपीरियंस करने लगते हो,
अब वेट क्या है, आप क्या एक्सपीरियंस करने लगते हो, अर्थ के फोर्स को, अर्थ जिस ग्रेविटेशनल फोर्स से उसको पुल कर रही है बच्चे को, उससे करने लगते हो। तो वेट बेसिकली क्या है, वेट इज दिस ग्रेविटेशनल पुल ऑफ अर्थ। सबसे पहली बात, वेट एक फोर्स होता है। कितना फोर्स होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ योर प्लैनेट। अर्थ का जितना ग्रेविटेशनल पुल मुझ पे लग रहा है, जितना ग्रेविटेशनल फोर्स मुझ पे लग रहा है, वो मेरा वेट है। तभी मैं एक वेइंग मशीन पे खड़ा होता हूं, तो वो वेइंग मशीन के ऊपर वो सारा का सारा फोर्स जाने लगता है जो अर्थ मुझ पे लगा रही है। तो वो वेट मेजर करती है, पर वेट मेजर करके बताती आपको मास है, क्योंकि वेट और मास में रिलेशन होता है। वो वेट मेजर करती है, बट वेट मेजर करके बताती आपको मास है, क्योंकि वेट और मास में एक रिलेशन होता है। क्योंकि वेट और मास में एक रिलेशन होता है। क्या रिलेशन होता है मैं अभी क्लियर कर दूंगा, बट अब ये चीज ध्यान रखिए। वेट इज द ग्रेविटेशनल पुल, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द प्लैनेट। क्लियर हुआ वेदिका? क्लियर हुआ? इसके बारे में कुछ लिख लेंगे, इसके बारे में कुछ लिख लीजिए अपने मन से। इसके बारे में कुछ लिख लीजिए अपने मन से। प्रियांशी क्या लिखा? प्रियांशी क्या लिखा? हेलो, अखिलेश कुछ लिखा आपने? लिख रहा हूँ। अथर्व कुछ लिखा? ऐसे लिखा को लिखा। क्या लिखा है? स्टेटमेंट पढ़ के बता सकता है?
The weight of an object is the force with which it is attracted towards the earth. बिल्कुल सही। Yeah. इसमें इसके पहले ये भी लिख सकते हैं, दो पॉइंट्स आपको ध्यान होने चाहिए। सबसे पहले, वेट इज नॉट मेजर्ड इन केजीज, वेट इज नॉट मेजर्ड इन केजीज। 45 kgs, 45 kgs is mass, not weight. Weight is not measured in kgs. 45 kgs is mass and not weight. Full stop. अगली लाइन में, weight is the gravitational force. Weight is the gravitational force applied by the planet on us. Weight is the gravitational force applied by the planet on us. And it is measured in newtons. क्योंकि वो एक फोर्स है, इसलिए उसको न्यूटन्स में मेजर करेंगे। And it is measured in newtons. मेरी बात सुनिए, ग्रेविटेशनल फोर्स एफ जी होता है कैपिटल जी m1, मतलब मास ऑफ ऑब्जेक्ट इंटू मास ऑफ अर्थ डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ अर्थ का स्क्वायर। ये ग्रेविटेशनल फोर्स होता है। क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स वेट के बराबर होता है, तो वेट इज इक्वल टू कैपिटल जी एम ई अपॉन आर ई का होल स्क्वायर इंटू मास ऑफ ऑब्जेक्ट। ये जो चीज मैं हाईलाइट कर रहा हूं, ये जो चीज मैं हाईलाइट कर रहा हूं, इसकी वैल्यू क्या होती है नियर द अर्थ सरफेस, स्मॉल जी के बराबर। तो किसी भी ऑब्जेक्ट का वेट हो जाता है मास ऑफ ऑब्जेक्ट इंटू जी। किसी भी ऑब्जेक्ट का वेट होता है एम जी के बराबर। किसी भी ऑब्जेक्ट का वेट होता है mg के बराबर। मैथमेटिकली समझ में आया क्या किया है? यहां पे देख लो और अपनी कॉपी में वापस से कर लो। जो बुक में दिया है इंग्लिश में समझाने के लिए दिया हुआ है। क्या चीज को? वेट को समझाने के लिए दिया था ना पैराग्राफ में। हाँ, F इज इक्वल टू एम है, F इज इक्वल टू एम जी। तो वो उस बुक में आपको डेरिवेशन नहीं दिया है, ये मैंने छोटा सा डिराइव करके बता दिया। बुक वाले या तो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये इक्वल टू जी होता है, ये आपको पता होना चाहिए। इसको समझ लो तो बुक का भी बता देता हूं, सीधी सी बात है। बुक में जो लिखा हुआ है, बुक में ये लिखा हुआ है कि न्यूटन सेकेंड लॉ से आपको पता है फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन होता है। ये अच्छे से पता होना चाहिए कि फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन होता है। अब वो बोल रहा है कि अर्थ जितना फोर्स लगाएगी ऑब्जेक्ट पे, अर्थ जितना फोर्स लगाएगी वो किसके बराबर होगा? मास इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑफ अर्थ, जिसकी वैल्यू होती है जी। तो F इक्वल टू एम जी आ गया। मतलब अर्थ कितना फोर्स लगा रही है ऑब्जेक्ट पे? mg के बराबर। और F फोर्स, और यही फोर्स वेट के बराबर होता है। तो वेट इज इक्वल टू mg। तो आई सपोज एक ही चीज है दोनों, आपको ये अच्छे से पता होना चाहिए कि कैपिटल जी एम ई अपॉन आर ई का स्क्वायर स्मॉल जी के बराबर होता है।
हाँ, ये बनी बात है कि अगर आपका मास बढ़ता है तो उसी प्लेनेट पे आपका वेट बढ़ते जाता है, दोनों में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रिलेशन होता है, दोनों एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। अगर किसी ऑब्जेक्ट का मास बढ़ते जाता है तो उसी प्रोपोर्शन में उसका वेट बढ़ते जाता है, दोनों में रिलेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन जिसको आप होमवर्क में करेंगे, एक एडिशनल क्वेश्चन जिसको आप होमवर्क में करेंगे। रेफर टेबल 10.1 from your NCERT book and calculate your weight on earth and moon. Calculate your weight on earth and moon. टेबल 10.1 को रेफर करेंगे और अपना वेट अर्थ और मून पे कैलकुलेट करेंगे। वेट मास आपका जो है उतना ले सकते हैं, या फॉर इज ऑफ कैलकुलेशन 50 kg ले सकते हो, या फॉर इजी कैलकुलेशन 50 kg ले सकते हो। ये एक पॉइंट हुआ। दूसरा पार्ट क्वेश्चन का, व्हाट इज रेशियो ऑफ, या व्हाट इज weight on moon divided by weight on earth? What is weight on moon divided by weight on earth? ठीक है, ओके। हेलो, यस सर, यस सर। ये कल करके रखेंगे, आगे चलते हैं अभी। हाँ, तो आप खुद से एक बार ट्राई करेंगे, नहीं तो एनसीईआरटी से रेफर कर लेंगे। ठीक है, चलिए इसमें अगला टॉपिक है थ्रस्ट एंड प्रेशर। मतलब इसी बुक में, इसी चैप्टर में अगली सब हेडिंग है थ्रस्ट एंड प्रेशर। 8th क्लास में आप लोगों ने प्रेशर के बारे में कुछ पढ़ा है क्या? बताइए। एट्थ क्लास में प्रेशर के बारे में क्या पढ़ा था? कोई भी? वेदिका? वेदिका माइक ऑन करो। What have you learned in class 8th about pressure? Pressure is equal to force upon area. Pressure is equal to force upon area. Very good. इस फॉर्मूले को थोड़ा सा इलैबोरेट कर सकते हो क्या? देखो, फॉर्मूले को इलैबोरेट करना है तो सबसे पहले तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इनवर्सली प्रोपोर्शनल से कर दो। फॉर्मूले को इलैबोरेट करना है तो सबसे पहले तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इनवर्सली प्रोपोर्शनल से कर दो। फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, फॉर्मूले के हिसाब से
वेदिका, force is directly proportional to प्रेशर, या प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स, मतलब फोर्स जितना बढ़ाते जाएंगे प्रेशर उतना बढ़ते जाएगा। और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया, मतलब एरिया जितना बढ़ाते जाएंगे प्रेशर उतना कम होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर आपको मैथमेटिक्स अच्छी लगती है तो मैथमेटिक्स को अच्छे से रीड करना समझिए। प्रेशर इज इक्वल्स टू फोर्स अपॉन एरिया, प्रेशर इज इक्वल्स टू फोर्स अपॉन एरिया। एरिया को अगर मैं बढ़ाऊंगा तो ये पूरी क्वांटिटी कम हो जाएगी न्यूमेरिकली। 6/7 लिखा हुआ है, मैंने 7 को बढ़ा के 8 कर दिया, तो पिछली क्वांटिटी की जो वैल्यू थी 6/7 की जो वैल्यू थी उससे 6/8 की वैल्यू कम हो गई, राइट। 6/8 की वैल्यू कम हो गई, मतलब प्रेशर की वैल्यू कम हो गई, पूरे चीज की वैल्यू कम हो गई। सिंपल। अब प्रेशर होता क्या है, या अगर हम लोगों को फोर्स पता है तो प्रेशर पढ़ने की जरूरत क्या है। फोर्स और प्रेशर में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं आता अगर मीनिंग वाइज समझेंगे तो। आपके पास में कुछ थोड़ी सी हैवी चीज रखी है क्या, या ऐसे हथेली कर लो एक, और दूसरी हथेली जिससे हम लोग फोर्स लगाने वाले हैं। मैं मेरे इस हैंड से मेरे दूसरे हैंड पे फोर्स लगाऊंगा, अलग अलग मोड्स में, कुछ अलग अलग मोड्स में फोर्स लगाऊंगा। फर्स्ट मोड, मैंने पूरी पाम से पाम को दबाया। सेकेंड मोड, मैं 2 फिंगर्स से दबा रहा हूं। थर्ड मोड, मैं फिंगर के पॉइंटेड टिप से दबा रहा हूं। और फोर्थ मोड, मैं इस पेंसिल की निप से, पेंसिल के पॉइंट से दबा रहा हूं। मैंने फोर्स अप्लाई किया 4 अलग अलग मोड्स में। सबसे पहले मोड में मैंने पूरे पाम को लिया और फोर्स अप्लाई किया। दूसरे मोड में मैंने 2 फिंगर्स को लिया और फोर्स अप्लाई किया। तीसरे मोड में मैंने फिंगर का टिप लिया और फिर फोर्स अप्लाई किया। चौथे मोड में मैंने पेंसिल के टिप से फोर्स अप्लाई किया। चारों मोड में क्या डिफरेंस ऑब्जर्व हो रहा है आपको? चारों मोड में क्या डिफरेंस हो रहा है आपको? क्या डिफरेंस ऑब्जर्व हो रहा है आपको? बोलो हाँ या ना। हर बार मैं मेरे लेफ्ट हैंड पे फोर्स अप्लाई कर रहा हूं, बट मैं जैसे फोर्स अप्लाई कर रहा हूं उसके एरिया में डिफरेंस है, फर्स्ट वाले में एरिया सबसे ज्यादा था, सेकेंड वाले में एरिया थोड़ा कम हुआ, थर्ड वाले में एरिया काफी कम हो गया और फोर्थ वाले में तो बहुत ही कम हो गया। अब खुद ये एक्सपेरिमेंट करके मेरे को ऑब्जर्वेशन बताइए कि एरिया कम होने से आपको फील में क्या डिफरेंस आता है। एरिया के कम होने से आपको फील में क्या डिफरेंस आता है? अगर मैं चारों केसेस में इक्वल फोर्स अप्लाई करूं तो एरिया के चेंज होने से मुझे कुछ डिफरेंस महसूस होता है क्या अखिलेश?
अखिनीश, Yes, sir. क्वेश्चन का आंसर दो बेटा। मैंने जब एरिया चेंज करा तो कुछ डिफरेंस हुआ क्या मेरे पाम के फील में? Sir, शायद नहीं। मैं एक पाम को दूसरे पाम से दबाता हूं या एक पाम को पेंसिल से पुश करता हूं तो कोई डिफरेंस नहीं आएगा मेरे को पाम की फील में? सोच रहा है। वेदिका, 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 Yes, sir. क्वेश्चन पूछा है ना मैंने, उसका जवाब दे। क्वेश्चन सुना नहीं तूने? अथर्व, क्वेश्चन रिपीट करूं क्या? अथर्व, जब मैं एरिया को सिग्निफिकेंटली कम कर लेता हूं, जब मैं एरिया को सिग्निफिकेंटली कम कर लेता हूं तो मुझे पॉइंटेड मतलब ज्यादा फील होने लगता है। अगर मैं एक हाथ को दूसरे हाथ से पूरे से पुश करूं तो मुझे इतना ज्यादा दर्द नहीं होता इन कंपैरिजन टू मैं इस पेंसिल से इस हाथ को पुश करूं। जब इस पेंसिल से इस हाथ को पुश करता हूं तो मुझे ज्यादा फील होता है। तो जैसे जैसे फोर्स एप्लीकेशन का एरिया रिड्यूस करते जाते हैं, जैसे जैसे फोर्स एप्लीकेशन का एरिया रिड्यूस करते जाते हैं तो कुछ क्वांटिटी बढ़ते जाती है, उसको बोलते हैं प्रेशर। जैसे जैसे एरिया कम करते जाते हैं फोर्स एप्लीकेशन का, वैसे वैसे कुछ क्वांटिटी बढ़ती जाती है, उसको बोलते हैं प्रेशर। आपको ये क्लियर नहीं हुआ हो तो मैं एक और एग्जांपल देता हूं। आप सब लोग स्कूल जाते हो ना, बैग ले जाते हो स्कूल? वेदिका, Yes, sir. बैग में कितने फ्लैप्स हैं आपके? कितने धागे हैं जिससे आप कंधे पे टांगते हो बैग को? दो फ्लैप्स बोल देता हूं, मेरे को पता नहीं कि क्या बोलते हैं, फ्लैप्स बोल देता हूं मैं। दो फ्लैप्स हैं। कभी एक फ्लैप पे टाका है क्या? हाँ। एक फ्लैप पे टाकने में और दो फ्लैप पे टाकने में क्या डिफरेंस आता है? सर, एक उससे टांगते हैं तो प्रेशर ज्यादा आता है एक शोल्डर पे। आपको पेन ज्यादा होने लगता है शोल्डर पे, ऐसा क्यों? क्योंकि आपने बोला कि प्रेशर ज्यादा आता है। प्रेशर ज्यादा आता है इसलिए पेन होने लगता है। दो फ्लैप में ऐसा क्या होता है कि प्रेशर कम हो जाता है? दो फ्लैप में जो एरिया ऑफ कांटेक्ट है वो बोलो बढ़ गया। जब दो फ्लैप से टाकते हो तो एरिया ऑफ कांटेक्ट जो है वो बढ़ जाता है। वेदिका, अगर आपको स्कूल से पिकनिक ले जाया जाए, पिकनिक या कैंपिंग ले जाया जाए और आपका बैग बहुत भारी है, मम्मी ने बहुत सारा पानी भी दे दिया, बहुत सारा खाने को भी दे दिया, तो आपका बैग बहुत भारी है और आपके शोल्डर्स बैग के वजन से तो ठीक है, वजन से तो पेन कर रहे हैं, बट जहां पे फ्लैप लटका रखा है वहां से पेन करने लगे। तो आप क्या कर सकते हो खुद को ईज करने के लिए? कोई भी बच्चा बता सकता है। जैसे अगर मैं इस पेंसिल से इस हाथ को पुश करूं तो क्योंकि वो पेंसिल शार्प है तो मुझे ज्यादा प्रेशर फील होता है। तो मैंने क्या करा, वो शार्प पेंसिल और मेरे हाथ के बीच में एक छोटा सा कॉटन पीस रख लिया।
अब मैं पुश करूं तो इतना प्रेशर फील नहीं होता है। क्यों? क्योंकि ये कॉटन पीस ने फोर्स एप्लीकेशन के एरिया को बढ़ा दिया। तो आप बैग में भी यही कर सकते हो, जब आपकी बैग के स्ट्रिप्स है उसके अंदर एक अच्छा सा सॉफ्ट कुशन कुछ लगा लो, मतलब रुमाल लगा लो, अपना जेब से रुमाल निकालो, एक रुमाल इधर लगा लो, एक रुमाल इधर लगा लो। या रुमाल नहीं हो तो एक बुक लो, बुक के कुछ पेजेस निकालो, पेजेस को फोल्ड करके इधर फ्लैप से ज्यादा चौड़ा करके करते हुए रख दो और इधर भी ज्यादा चौड़ा करते हुए रख दो, इधर इधर कहीं भी रख सकते हो। तो होगा क्या, वो फ्लैप का पहले जो प्रेशर है या जो फोर्स है वो उस पेपर पे लगेगा, और वो पेपर क्योंकि ज्यादा एरिया से कांटेक्ट में आ रहा है आपकी बॉडी के, तो वो रीडिस्ट्रीब्यूट कर देगा उस प्रेशर, उस फोर्स को, रिजल्टिंग इन लेस प्रेशर। समझ में आया खिनीश? प्रियांशी समझ में आया? हाँ सर। जो नेल्स होती है, नेल्स या पिन्स, जनरली हम लोग एक से डील करते हैं, तो वो हमको पता चलती है कि वो बहुत तकलीफ देती है। जब चुभती है, जब उसके ऊपर हाथ रखो या कुछ रखो तो वो बहुत तकलीफ देती है, पेन क्रिएट करती है। पर हम लोगों ने कुछ स्टंट मेंस को देखा है कि अगर एक वो बोर्ड बनाए उसमें बहुत सारी नेल्स हो, तो उस बोर्ड के ऊपर वो इजीली वॉक कर पाते हैं, उस बोर्ड के ऊपर वो इजीली वॉक कर पाते हैं। ऐसा क्यों हो पाता है? सबसे पहले तो हमको क्योंकि नेल है तो इसको देख के लगता है कि ये चुभेगी, पेन क्रिएट करेगी, बहुत सारा प्रेशर क्रिएट करेगी क्योंकि छोटा सा एरिया है। बट जो उस नेल्स के ऊपर वॉक कर रहा है उसने क्या तिकड़म लगाई है, उसने क्या दिमाग लगाया, उसने नंबर ऑफ नेल्स बहुत सारी बढ़ा दी। जितनी नंबर ऑफ नेल्स ली, सपोज उसने 50 नेल्स ली, तो उसने एरिया को 50 गुना बढ़ा दिया। तो ये जो पेन है, ये जो स्ट्रेस है, ये जो प्रेशर है, ये 50 गुना कम हो जाएगा। तो दैट्स हाउ पीपल आर एबल टू वॉक ओवर नेल्स। इस तरह से लोग नेल्स के ऊपर वॉक कर पाते हैं। समझ रहे हो प्रेशर? और बताता हूं, अगर इस पेंसिल को मैंने, जो कि एक एंड से शार्प है और एक एंड से ब्लंट है, एक एंड से कुछ भी नहीं है उसमें, तो दोनों हाथ से पकड़ूं और फोर्स लगाऊं, तो ऑब्वियसली फोर्स तो दोनों एंड्स पे सेम जा रहा होगा, एक्शन रिएक्शन। अगर दोनों हाथ से पकड़ूं और फोर्स लगाऊं तो दोनों हाथ पे फोर्स सेम जा रहा होगा, पर जो पॉइंटेड एंड वाला हिस्सा है वो मेरे को पेन करने लग जाता है, क्योंकि भले ही दोनों एंड्स पे फोर्स बराबर जा रहा हो, दोनों एंड्स पे फोर्स बराबर जा रहा हो, यहां से भी फोर्स F लग रहा है तो आपके हाथ पे वापस से F फोर्स लगेगा, और यहां पे जो चीज है उस पर फोर्स F लग रहा है तो वो वापस से वो भी फोर्स F लगा रही है। तो पिन या पेंसिल का ब्लंट एंड F फोर्स लगा रहा है ओवर अ ग्रेटर एरिया, और पॉइंटेड एंड भी F फोर्स लगा रहा है ओवर अ स्मॉलर एरिया। तो यहां पे प्रेशर ज्यादा क्रिएट होता है, यहां पे प्रेशर कम क्रिएट होता है। जब किसी सॉफ्ट बोर्ड में हम पिन को डालते हैं तो यही कॉन्सेप्ट रहता है कि ब्लंट एंड की तरफ से पिन को पकड़ो। अब वो बहुत कॉमन सेंस वाली बात होती है, सर्वाइवल जैसी बात होती है। आपको पता है कि ब्लंट एंड से पकड़ना है और शार्प एंड बोर्ड की तरफ रखना है। तो जब आप फोर्स लगाओगे तो आपके हाथ पे भी उतना ही फोर्स लग रहा है जितना बोर्ड के हाथ पे लग रहा है, बोर्ड पे लग रहा है। आपके हाथ पे भी उतना ही रिएक्शन फोर्स आ रहा है जितना बोर्ड पे आ रहा है, फोर्स बराबर F फोर्स। बट एक एंड से वो शार्प है, इसलिए वहां पे बहुत सारा प्रेशर क्रिएट हो जाता है, और बहुत सारा प्रेशर क्रिएट होने के कारण वो बोर्ड में अच्छे से इंसर्ट हो जाती है। समझ में आया?
समझ में आया? यस सर। तो प्रेशर का फॉर्मूला लिख के चालू करते हैं। प्रेशर इज इक्वल्स टू थ्रस्ट अपॉन एरिया। थ्रस्ट के ब्रैकेट में फोर्स लिख सकते हैं। थ्रस्ट और फोर्स में छोटा सा डिफरेंस होता है। थ्रस्ट और फोर्स में छोटा सा डिफरेंस होता है, वो आगे बताऊंगा मैं। वेदिका, थ्रस्ट या फोर्स, इसकी यूनिट क्या होती है? मैं निकाल दूंगा क्लास से। थ्रस्ट या फोर्स, इसकी यूनिट क्या होती है? वेदिका, फोर्स की यूनिट नहीं पता? मैं जब बोलता हूं तो माइक ऑन करा करो। वेदिका, आप बोल रहे थे। मैं जब बोलता हूं तो माइक ऑन क्यों नहीं करते हो? वेदिका, जवाब दोगे कि नहीं दोगे? आपसे बात कर रहा हूं ना। यस सर। मैं जब बोलता हूं तो इतनी देर क्यों लगती माइक ऑन करने में? अरे बोल भाई। हाँ, फोर्स की यूनिट होती है न्यूटन और एरिया की यूनिट होती है मीटर स्क्वायर। और एरिया की यूनिट होती है मीटर स्क्वायर। तो प्रेशर की यूनिट हो जाती है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो प्रेशर की एक घटी यूनिट हो जाती है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अपनी कॉपी में लिख लो, यूनिट ऑफ प्रेशर इज न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और कलेक्टिवली इस यूनिट को पास्कल्स भी बोलते हैं। कलेक्टिवली इस यूनिट को पास्कल्स भी बोलते हैं। ठीक है। एनसीईआरटी बुक का एग्जाम्पल 10.6 पढ़िए सब लोग। सब लोग अच्छे से क्वेश्चन पढ़िए। क्वेश्चन पढ़ा खिनीश? यस सर। चलिए, सपोज एक ब्लॉक है जिसके डायमेंशंस हैं 40 सेंटीमीटर क्रॉस 20 सेंटीमीटर क्रॉस 10 सेंटीमीटर। 40 सेंटीमीटर मतलब इतना बड़ा कुछ ब्लॉक है। फोर्टी सेंटीमीटर मतलब इतना बड़ा कुछ ब्लॉक है। ठीक है। अब ये ब्लॉक के वैसे तो 3 बेस हैं,
बट इनने दो बेसिस के अबाउट बताया है, या तो इसको बेस मान लो या इसको बेस मान लो। जैसे 40 क्रॉस 10 भी एक बेस होगा, तो या तो इसको बेस मान लो या इसको बेस मान लो। तो एक क्यूबॉइडल ब्लॉक है आपके पास। अब जब वो क्यूबॉइडल ब्लॉक है, सपोज आप अपने बिस्तर पे लेटे हुए हो और आपको अपने ऊपर वो ब्लॉक रखवाना है सपोज, तो ब्लॉक को किस तरह से रखवाओगे? जो वाइडर बेस है, जो ज्यादा एरिया वाला बेस है, उसके थ्रू रखवाओगे या कम एरिया वाले बेस के थ्रू रखवाओगे? वो ब्लॉक को इस तरह से खड़ा अपने ऊपर रखवाओगे या आड़ा करके रखवाओगे? बोलो। बोलो। ए और बी पता नहीं, क्योंकि सर दोनों केसेस में ब्लॉक का जो मास रहेगा या ब्लॉक का जो वेट रहेगा, बेसिकली वेट जो रहेगा, वो दोनों केसेस में सेम होगा। तो कैसे भी रख दो, क्या फर्क पड़ता है? नहीं, फर्क पड़ता है, और बहुत फर्क पड़ता है। जब ये इस तरह से रखा रहेगा तो ब्लॉक आपसे इतने से एरिया से कांटेक्ट में है, तो जो प्रेशर जनरेट होते रहेगा कांटेक्ट रीजन पे वो बहुत ज्यादा होते रहेगा, और ये इतने एरिया पे कांटेक्ट में है, तो जो प्रेशर जनरेट होते रहेगा वो कंपैरेटिवली कम होगा। मेरी बात सुनिए, लोग जिम में डंबल्स करते हैं, ठीक है? अगर बहुत ज्यादा भारी डंबल्स होते हैं, जो बहुत ज्यादा एडवांस बॉडी बिल्डर्स करते हैं, अगर बहुत ज्यादा भारी डंबल्स होते हैं तो या तो वो ग्लव्स पहनते हैं अपने हाथ में, या वो जो डंबल रहता है उसकी जो रॉड रहती है उसको थिकर बनाते हैं या उसको थोड़ा सा कुशन्ड बनाते हैं, ताकि जब वो उनके हाथ की पाम की सरफेस से कांटेक्ट में आए तो वहां पे ज्यादा प्रेशर क्रिएट ना करे, वहां पे एरिया बढ़ा देते हैं। तो पाम, क्योंकि डंबल्स करते हैं बाइसेप्स के लिए या दूसरी मसल्स के लिए, पाम को कड़क करने के लिए नहीं करते, तो वहां पे अच्छा कुशन को पकड़ लेते हैं, कुशन से पकड़ लेते हैं उसको, अच्छे एरिया कांटेक्ट एरिया से पकड़ लेते हैं ताकि उसका प्रेशर कम आए। अगर आप में से कोई एक्सरसाइज करता है और जैसे किसी चीज को पकड़ के अपन हैंग करते हैं तो थोड़ी देर में हाथ दर्द होने लगता है और अपन छोड़ देते हैं। अगर थोड़ी देर बढ़ानी हो विदाउट एनी पावर गेन, मतलब बहुत ज्यादा पावर के बिना थोड़ी देर बढ़ानी हो, तो जहां से पकड़ रखा है ना आपने, वहां पे रुमाल लगा लो, कुछ क्लॉथ पीस लगा लो ताकि वहां से सॉफ्ट हो जाए। तो आपके पाम पे जो ज्यादा प्रेशर क्रिएट हो रहा है उसके कंपैरिजन में कम प्रेशर क्रिएट हो। ठीक है? तो जब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग एक बार क्वेश्चन वापस पढ़ लेंगे, मैं 1 मिनट दे रहा हूं, एक बार क्वेश्चन वापस पढ़ लेंगे। डाउट है, वेट लिफ्टिंग वाले जैसे जो कॉम्पिटिशन होते हैं तो उसमें कुछ पाउडर लगाते हैं हाथ में, या वो तो स्लिप नहीं हो, वो तो देख कंपटीशन है तो उसमें तो सारे जितने भी लोग हैं उनको सबको इक्वल देना पड़ेगा, कि इक्वल फैसिलिटीज देनी पड़ेगी। बट वो जो जनरली वेट लिफ्टर्स होते हैं, तूने देखा होगा वो अपनी पाम पे कुछ बांध लेते हैं, क्रेप बैंडेज या ऐसा क्लॉथ टाइप का कुछ बांध के रखते हैं, देखा है? इतना सा पाम के पोर्शन पे कुछ बांध के रखते हैं, तो वो एरिया कम करने के लिए। पाउडर वगैरह तो वो स्लिप ना हो इसलिए लगाते हैं वो। तो कभी अगर हाथ में लगाए दे रहे वेट लिफ्टर तो उससे स्लिप भी तो हो सकता है। स्लिप भी हो सकता है, हो सकता है वो पाउडर कुछ अलग तरह का रहता हो जो स्टिकी हो थोड़ा।
ना, क्योंकि उनको जो स्वेट आ रहा है उससे स्लिप ना हो जाए, तो वो या तो स्वेट को एब्जॉर्ब करने के लिए लगाते होंगे और फिर साफ कर लेते होंगे, तो हाथ ड्राई हो जाते हैं पूरे, ऐसा कुछ करते होंगे, वो डिफरेंट केस है। क्वेश्चन को पढ़ लो वापस 10.6। तो आपने वापस पढ़ा होगा, इस ऑब्जेक्ट का मास है 5 केजीज, इस ऑब्जेक्ट का मास है 5 केजीज, तो इसका वेट हो जाएगा 5 इंटू जी, तो 5 इंटू 9.8 केजीज, लगभग लगभग 49 न्यूटन। 5 इंटू 9.8 वेट हो जाएगा इसका, 5 केजीज इंटू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो लगभग लगभग इसका वेट हो जाएगा 49 न्यूटन। तो ऑब्जेक्ट का वेट है 49 न्यूटन और उसका बेस एरिया, फर्स्ट केस में जो बेस एरिया दिया है वो है 20 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर। तो इसका प्रेशर कैलकुलेट कर लेते हैं। जैसे मैंने ऊपर लिखा है, ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे तो प्रेशर हो जाएगा फोर्स दैट इज 49 न्यूटन डिवाइडेड बाय एरिया, एरिया मीटर स्क्वायर में रहना चाहिए, ये सेंटीमीटर स्क्वायर में है, तो 200 इंटू 10 टू दी पावर -4 कर दूं। 1 सेंटीमीटर को मीटर में करने के लिए 10 टू दी पावर -2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर है तो 10 टू दी पावर -4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो इसका प्रेशर आ जाएगा, इसको कैलकुलेट करेंगे तो लगभग लगभग इसका प्रेशर आ जाएगा 2450 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, 2450 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। केस 2 का कैलकुलेट करते हैं। केस 2 का बेस एरिया है 40 इंटू 20, तो प्रेशर हो जाएगा 49 इंटू ये है 800 इंटू 10 की पावर -4, तो प्रेशर हो जाएगा 6.5 न्यूटन मीटर स्क्वायर, बिल्कुल सही। तो ऑब्वियसली इस केस में प्रेशर ज़्यादा है, इस केस में प्रेशर कम है, और रीजन बीइंग आपका एरिया बढ़ गया, रीजन बीइंग आपका एरिया इंक्रीज हो गया। समझ में आता है? यस सर। चलो, तो एक और क्वेश्चन देखते हैं इसी तरह का। क्वेश्चन लिख लीजिए। ये सबको समझ में आ गया ना? तो अगला क्वेश्चन लिख लीजिए। अ टैंक विथ लेंथ 10 meters, breadth 8 meters and depth 6 meters. A tank with length 10 meters, breadth 8 meters and depth 6 meters is filled with water up till the top. Is filled with water up till the top. If acceleration due to gravity is 10 meter per second square, the density of water is 1000 kg per meter cube, then what will be the thrust at bottom? What will be the thrust at bottom? सर हाँ, 1000 kg पर मीटर क्यूब क्या है? डेंसिटी ऑफ वाटर, मतलब 1 मीटर क्यूब वॉल्यूम में 1000 किलो पानी रहेगा।
सोचिए, वैसे इस तरह का क्वेश्चन आपने शायद नहीं करा हो, बट फिर भी सोचिए क्योंकि मुश्किल नहीं है। अगर डेंसिटी का मतलब अच्छे से आता हो तो आ जाएगा। देवाशीष, ठंड बहुत हो गई है, कैसे कर लेना। तो बस 2-3 पेज में अभी प्रैक्टिकल खत्म। ठीक है। ठंड बस बहुत ज़्यादा ही हो गई है। यस सर, जाके देखे कौन है एकदम विंटर फील हो रहा है। तो पाँव ऊपर कर लेना, पाँव ऊपर कर लेना। सर वो दुख रहे। तो फुटवेयर पहन के आना तेरे। नहीं सर ठीक है। सर 48,000 48,000 आई थिंक सही होगा। देखो जो टैंक है उसका LBH दे रखा है, जो टैंक है उसका LBH दे रखा है। आप उसका वॉल्यूम कैलकुलेट कर सकते हो। वॉल्यूम कितना आएगा 10 × 6 × 8 दैट इज 480 कितना मीटर क्यूब। अब आपको दे रखा है डेंसिटी इतना है। अगर डेंसिटी इतना है तो इस वॉल्यूम का कितना मास होगा वो निकाल सकते हो। इफ यू नो द फॉर्मूला, डेंसिटी इज इक्वल टू मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो ये फॉर्मूला लगा के 1000 इज इक्वल टू मास अपॉन 480। तो मास कितना हो जाएगा? मास हो जाएगा 48 × 10⁴ kgs। अब ये मास आ गया। अब हमसे पूछा क्या है? थ्रस्ट। ये मास आ गया, हमसे पूछा क्या है? थ्रस्ट। तो थ्रस्ट कैसे कैलकुलेट करेंगे? थ्रस्ट मतलब होता है फोर्स, जितना बॉटम पे फोर्स लग रहा है। थ्रस्ट मतलब वही होता है ना, जितना बॉटम पे फोर्स लग रहा है। तो फोर्स इज इक्वल टू mg। फोर्स इज इक्वल टू 48 × 10⁴ इंटू g, और g की वैल्यू होती है 10।
तो ये हो जाता है 48 इंटू 10⁵ न्यूटन्स। तो फोर्स हो गया 48 इंटू 10⁵ न्यूटन्स। ठीक है, क्या है? तो कैसे निकला? कैसे निकला? एक बार वापस रिपीट। हाँ मैं डिस्कनेक्ट हो गया। अच्छा, देखो आपको कुछ फॉर्मूलेस पता होने चाहिए, दो फॉर्मूलेस पता होने चाहिए। डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम और दूसरा फोर्स इज इक्वल टू mg। जब मैं बोलता हूं कि कुछ फॉर्मूलेस पता होने चाहिए तो मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि फॉर्मूलेस रटे हुए होने चाहिए, नहीं, मैं ये नहीं बोल रहा हूं। मैं ये बोल रहा हूं कि 6th 7th 8th 9th की अगर साइंस अच्छे से आती है, क्योंकि बहुत बड़ी नहीं है, मैंने बहुत सारी क्लासेस का नाम ले लिया बट बहुत बड़ी नहीं है। जब आप एनसीईआरटी खोल के रीड करना शुरू करेंगे ना तो बहुत बड़ी नहीं लगेगी। तो अगर इस पूरी साइंस आती है, साइंस और मैथ्स, तो ये फॉर्मूला तो पता ही होगा और ये फॉर्मूला मैंने अभी बताया है। अब हमको टैंक के बॉटम पे जो थ्रस्ट लग रहा है वो कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले तो टैंक का जो डायमेंशन दिया है उससे वॉल्यूम निकाल सकते हैं। डेंसिटी दी हुई है तो मास पता चल जाएगा, तो मास ऑफ द वाटर इन टैंक पता चल जाएगा। अब मास पता चल गया और जी की वैल्यू दी हुई है तो फोर्स निकाल सकते हो कि टैंक का पानी कितना वेट एक्सर्ट करेगा, और वो पूरा का पूरा कहां पे करेगा? बॉटम पे करेगा। ठीक है, ठीक है। अब इसी क्वेश्चन में बेस का एरिया दे देते हैं, मतलब इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो बेस का एरिया आ जाएगा। सॉरी, दिस इज डेप्थ, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो बेस का एरिया आ जाएगा। तो अगर बेस के एरिया से डिवाइड कर दोगे तो प्रेशर आ जाएगा। समझ में आया? तो दिस वाज प्रेशर इन फ्लूइड्स। कल हम लोग आर्किमिडीज प्रिंसिपल के बारे में पढ़ेंगे। दिस वाज प्रेशर इन सॉलिड्स। ठीक है, दिस वाज प्रेशर इन सॉलिड्स। कल सब लोग अपना इतना कंटेंट वापस से पढ़ेंगे और एमसीक्यू शीट को आगे सॉल्व करेंगे टिल क्वेश्चन नंबर 34, और कल हम लोग प्रेशर इन फ्लूइड्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच। Thank you, sir. बाय बाय, बाय बाय, Thank you, sir. थैंक यू, बाय बाय।